सो वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम DSSB टी सोशल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ का फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। डेली हम 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विद सॉल्यूशन। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। क्वेश्चन 1 कह रहा है अंडर आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू सस्पेंड बाय ऑर्डर द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि हम किस किस फंडामेंटल राइट को कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट जो रूल चलता है, तो उसमें हमें बताना है कि कौन कौन से आर्टिकल को हम सस्पेंड कर सकते हैं और कौन कौन से को नहीं कर सकते। इसमें बताना है इनमें से कौन से जो फंडामेंटल राइट है वो प्रेसिडेंट रूल में भी सस्पेंड नहीं होते। तो चलिए हम बताते हैं वो डिस्कस। तो दोस्तों आर्टिकल 20 और 21, तो 20 को भी हटाया नहीं जा सकता है, 21 को भी प्रेसिडेंट रूल में हटाया नहीं जा सकता है, तो दोनों राइट हो जाएंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल 20 में क्या है, कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि अगर आप प्रेसिडेंट रूल के दौरान किसी भी क्राइम के लिए कन्विक्टेड हो जाते हैं, उसको आपको सज़ा हो जाती है, तो आपको क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं संविधान में। तो आर्टिकल 20 में कहा गया है कि अगर आपको पकड़ लिया जाता है, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस हो जाता है, तो आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के हिसाब से ये एक वर्ड है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब ये होता है कि आपने आज कुछ काम करा, उसकी आज कॉन्स्टिट्यूशन में सज़ा नहीं है ना, तो आज के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी। अगर आज कोई क्राइम नहीं है तो आपको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। पर लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आने वाले 6 महीने बाद वो क्राइम हो गया और आपने 6 महीने पहले करा था तो उसकी सज़ा मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, आपका प्रेसिडेंट रूल में भी नहीं छीना जा सकता, जीने का अधिकार आपको तब भी रहेगा। बाकी फंडामेंटल राइट को यहाँ पर हम मार्शल लॉ या प्रेसिडेंट रूल में हटा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज नॉट करेक्ट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कौन सा वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हमें वो बताना है। पहला ऑप्शन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ ए कॉरपोरेशन काउंसिल हेडेड बाय मेयर। दोस्तों हम सभी को पता है कि हाँ भैया, मेयर हेड करते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। जैसे हम इंदौर में रहते हैं तो इंदौर के एक मेयर होंगे, जैसे मुंबई है बीएमसी के एक मेयर होंगे। तो ये बात तो सही है। और दूसरा है बी ऑप्शन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है स्टैंडिंग कमिटीज़। तो सी के हाँ भैया, स्टैंडिंग कमेटी होती है जो हेल्थ से रिलेटेड होती है, कोई हेल्थ को देखती है, कोई एजुकेशन को देखती है, कोई सफाई को देखती है, कोई सैनिटेशन को देखती है। अब ऑप्शन सी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज स्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिग सिटीज़ एक्ट। तो भैया हाँ, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो स्टेट का पार्ट है, और स्टेट के पार्ट है तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है और स्टैब्लिश करती है, ठीक है। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है 5 अथॉरिटीज़, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 अथॉरिटी नहीं होती, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेडेड बाय। तो फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी थी उसके मेंबर जो थे, हेड कौन थे, हमें बताना है। तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है JB कृपलानी, ऑप्शन बी SK पाटिल, सी महावीर त्यागी, GV मावलंकर। अब दोस्तों GV मावलंकर कौन थे, फर्स्ट स्पीकर थे, तो ये तो नहीं हो सकते। महावीर त्यागी नहीं सुना है भैया, SK पाटिल भी नहीं सुना है, लेकिन JB कृपलानी बहुत बड़ा चेहरा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो दोस्तों JB कृपलानी इसके आंसर है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के हेड कौन थे, JB कृपलानी। अगर आपसे पूछ लेते हैं, अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो थे BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर जी के बारे में आपको पता है, अम्बेडकर जी, ठीक है। BR अम्बेडकर जी बाबा साहब जी ने कहा जाता है, तो वो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है। ओके, हाँ, जीव मावलंकर कौन थे, यहाँ पे स्पीकर थे। चलो अगले क्वेश्चन 4, द पंचायत डेमोक्रेसी इन नेपाल वॉज लॉन्च बाय किंग महिंद्रा, ही वॉज द सन ऑफ। तो बताना है कि जो बात कर लेते हैं, जो नेपाल में क्या हुआ था कि पंचायत सिस्टम लाया गया था 1960s में। आपको मैं बता देता हूँ, 1960 से लेकर 1990 के बीच में पंचायती सिस्टम था, उसके बाद इसको अबॉलिश कर दिया गया था। इसको किंग महिंद्रा लाए थे, लेकिन किंग महिंद्रा किसके बेटे थे ये पूछा गया है। तो वो किंग त्रिभुवन करके एक किंग थे, उनके बेटे थे किंग महिंद्रा। उन्होंने ही पंचायती राज सिस्टम नेपाल में इंट्रोड्यूस किया था इन 1960s विद 3 टियर सिस्टम, और यहाँ 1960 टू 1990 के बीच में ये था, उसके बाद इसे अबॉलिश कर दिया गया था। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोलिविया पॉलिटिकल स्ट्रगल इज करेक्ट। तो भैया पहला है द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इस बोलिविया वॉज सपोर्टेड बाय सोशलिस्ट पार्टी। तो जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको
प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा था पानी का, उसको सपोर्ट करा था सोशलिस्ट पार्टी ने, मतलब उसके अगेंस्ट वोट किया था। तो हाँ भैया बिल्कुल सही है, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। जो सोशलिस्ट पार्टी थी उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था कि प्राइवेट एंटिटी को यहाँ पर नहीं देना चाहिए वोटर के बारे में जो भी राइट्स है। द पॉपुलर स्ट्रगल इन बोलिविया वाज अबाउट वन स्पेसिफिक पॉलिसी, सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉलिसी थी, हाँ, यह पानी की लड़ाई के चक्कर में था, यही बात है, यही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था, ठीक है। और दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। तो बोलिविया की लड़ाई से हमें सीखना चाहिए, हमें जल को बचाना है, कल को बचाना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो भैया बोलिविया का स्ट्रगल हमें यही बता रहा है कि बोलिविया में पानी की किल्लत इतनी हो गई थी, इसकी स्टोरी में बता देता हूँ। तो बोलिविया में पानी की किल्लत इतनी हो गई थी, इस वजह से वहाँ पर प्राइवेट एंटिटी को गवर्नमेंट यहाँ पर पानी का ठेका बेच रही थी, जिससे जो पानी था पीने का वो इतना महंगा हो गया था कि लोकल लोग उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, उसको परचेस नहीं कर पा रहे थे। मान लो अगर आपके शहर में अगर पानी आज हमारे यहाँ पे आता है तो 200 रुपये महीना अगर आपसे नल का कनेक्शन के लिए लिया जा रहा है, और गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट एंटिटी आती है, अडानी अंबानी आते हैं और आपसे 5,000 रुपये महीना पानी का अगर मांगा जाता है, तो एक आम आदमी के लिए बहुत किल्लत होने वाली है। तो पानी की लड़ाई होगी विश्व युद्ध 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, फ्री का मार्क्स का क्वेश्चन वाला यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अब इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है। राइट ऑफ इक्वालिटी है, हाँ है। राइट ऑफ फ्रीडम है, हाँ हाँ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है यार, एक्सपेक्टेशन नहीं है, स्पेलिंग गलत हो गई है। तो ऑप्शन ए इस यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा और यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या हो गया, अब ये लीगल राइट हो गया है, लीगल राइट, ठीक है, लीगल राइट हो गया। उसमें हो गया 300A आर्टिकल, इसमें अब ये चला गया है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी फाउंड इन इंडिया। इसके ऑप्शन देख, ऑप्शन है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, अरे भैया यही गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन ही मिल जाता है। अब ये तो पार्लियामेंट्री कमेटी है, 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यार इतना सिंपल है, 12 मेंबर्स लोकसभा के, बाकी के रेस्ट ऑफ बच रहे वो राज्यसभा के हो गए। तो भैया ये हो गया टाउन एरिया कमेटी, म्यूनसिपालिटीज़, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये तीनों यहाँ पर टाउनशिप के जितनी भी कमेटी है, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो सीधा क्लियर ऑप्शन है, पहले में नज़र आ गया आपको। क्वेश्चन 8, द ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय। अरे ग्राम पंचायत को कौन हेड करता है, प्रधान करते हैं ना हमारे, गवर्नर तो नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा भैया। काउंसिलर भी नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेगा भाई, प्रधान करेगा। गांव का प्रधान, सरपंच जो होता है उसे प्रधान कहा जाता है बहुत सारे स्टेट्स में। क्वेश्चन 9, द रेजोल्यूशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द मेजोरिटी ऑफ। कितने मेंबर में अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना, हटाना गद्दी से, तो कितने परसेंट या कितनी मेजोरिटी लगेगी, तो हमें बताना है। ऑप्शन है आधी लगेगी, हाफ लगेगी, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 2/3। दोस्तों भैया प्रेसिडेंट को हटाना इतनी आम बात नहीं है, यहाँ पर 2/3 जो वोटिंग, हमें 2/3 यहाँ पर सपोर्ट लगेगा पार्लियामेंट में। तो अब हम आपको बता देते क्या होता है कि आपको 100, पहले तो 100 मेंबर्स चाहिए होंगे लोकसभा में सपोर्ट के लिए, 50 मेंबर्स चाहिए राज्यसभा के लिए। अब ये जो होगा ना इम्पीचमेंट कैसे होगा, 100 और 50 मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा का बता दिया। अब ये रेजोल्यूशन लाएंगे, फिर ये जाएंगे किसके बाद, लोकसभा के लीडर हैं उनके पास जाएंगे, और राज्यसभा के लीडर के पास जाएंगे। अब वो एक्सेप्ट करेंगे दोनों में से एक, तो इसको मोशन को लाया जाएगा। उस मोशन को लाने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर वोटिंग की जाएगी, 2/3 से अगर पास हो जाती है, ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट असेंट करेंगे, और भैया हमारे CGI को हटा दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो मुश्किल प्रोसेस है बहुत, 2/3 बहुमत लाना इतनी आम बात नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा। क्वेश्चन 10, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटीज़। तो भैया कौन सी है शेड्यूल, हमको पता है शेड्यूल 11 में कौन सा है, यहाँ पर पंचायती राज है। शेड्यूल 12 का, शेड्यूल 12 में हमें मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, म्यूनसिपालिटीज़। अब पार्ट याद है, पार्ट अगर बहुत सारे भूल जाते, पार्ट 9 में है पंचायती राज, और पार्ट 9 में है म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने, पार्ट 9 इज़ फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड पार्ट 9 इज़ रिलेटेड टू द municipalities. So that's clear. So that's all, we clear all the questions right now, and that was the DSSS previous year question series, and let's declare, and that was the very good question series I think, and let's describe it.